अगेन हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो वारेन हेस्टिंग की, इसके पिछले वीडियो में हम वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल का जो मराठा और जो अलायंस था, कर्नाटक, हैदराबाद और मैसूर का जो अलायंस था, और मराठा का जो अलायंस था, ये मतलब मराठा से जो युद्ध जो रहा था, इंसिडेंट्स जो घटा, उसके बारे में बात कर रहे थे। अब इस वीडियो में वेलेजली के कार्यकाल का क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या फैक्टर्स थे, क्या क्या फोर्सेस थे। फोर्सेस फैक्टर्स तो शुरू से थे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल जो होता था, उसके काल में नया नया पॉलिसी अपनाया गया। इंडियन टेरिटरी को, इंडिया के ऊपर अपने आप को आधिपत्य जमाने के लिए ये नया नया पॉलिसी अपनाया गया। तो सबसे पहले हम वेलेजली, वारेन हेस्टिंग के बाद वेलेजली 1798 ईस्वी में आया। उसके कार्यकाल में वो सबसे पहले टेरिटोरियल एग्रैंडाइजमेंट जो होता है, तो बहुत ही पॉलिसी से वो टेरिटोरियल एग्रैंडाइजमेंट किया। तो फैक्टर्स क्या थे और फोर्सेस क्या थे। तो फैक्टर्स तो इसके पहले हम बोल ही चुके हैं, बहुत सारे इसके पहले वीडियो में जता चुके हैं कि चूँकि इंडिया एडवांस कंट्री नहीं था, नेशनलिज्म का अभाव था, सेल्फ और टार्चिज विलेज था, लोगों के पास साइंस टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं किया था। तो इस तरह का, और एक दूसरे से सबसे मेन बात थी कि एक दूसरे से एक दूसरे के ऊपर अपना टेरिटरी आधिपत्य जमाने के लिए, टेरिटोरियल आधिपत्य जमाने के लिए ही इंडियन स्टेट हुआ करते थे। और मतलब जो सेंट्रल पावर था वो नॉमिनल मात्र का था। तो वेलेजली, ये जितना जो इंडिया का जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन में वेलेजली आया 1798 में। 1798 में ये सब्सिडरी अलायंस, ये टेरिटोरियल कंक्वेस्ट करना चाहा, टेरिटोरियल एग्रैंडाइजमेंट करना चाहा। ये इसमें 3 पॉलिसी अपनाया। एक तो सब्सिडरी अलायंस का, एक आउटराइट वार, और एक एजुम्पशन ऑफ टेरिटरी ऑफ प्रीवियसली सुबॉर्डिनेट राजा। मतलब 3, एक तो सब्सिडरी अलायंस का था, एक आउटराइट वार था, और एक जो प्रीवियस राजा थे उनके टेरिटरी को सुबॉर्डिनेट, जो प्रीवियसली जो सुबॉर्डिनेट राजा थे उनके टेरिटरी को ये एज्यूम किया। तो सब्सिडरी अलायंस क्या था? सब्सिडरी अलायंस में सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्सिडरी अलायंस बेसिकली था कि इंडियन स्टेट से अलायंस किया जाता था, इंडियन स्टेट से अलायंस किया जाता था जो कि सब्सिडरी होता था। मतलब इंडियन स्टेट इंग्लिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल में आ जाया करता था। तो ये ऐसा किया, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो सबसे पहले तो परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ आर्मी ट्रीटी हुआ इंडियन स्टेट से ट्रीटी हुआ कि हम आपको प्रोटेक्शन देने के लिए परमानेंट स्टेशनिंग, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। सबसे पहली बात तो ये हुई कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो प्रोटेक्शन देंगे, बाहरी डिफेंस से देंगे, फॉरेन अटैक से देंगे, और सेकेंडली तो फॉरेन अटैक से देंगे। तो इसके लिए क्या किया कि परमानेंटली, लेकिन इस प्रोटेक्शन के बदले हम कुछ लेंगे आपसे। तो प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी था कि आर्मी का परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ आर्मी, जो स्टेट होता था जिसके साथ सब्सिडरी अलायंस किया जाता था, उसके बाउंड्री में परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ आर्मी, इंग्लिश आर्मी, इंडियन आर्मी, इंग्लिश आर्मी, दैट मीन्स कि इंडियन आर्मी स्टेशन कर दिया जाता था। मतलब परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ आर्मी होता था इंडियन टेरिटरी, ये जो सब्सिडरी जो अलायंस में जो टेरिटरी होते थे, स्टेट होते थे, उनके अंदर, उनके बाउंड्री के अंदर। और दूसरा होता था कि ब्रिटिश रेसिडेंट उनके कोर्ट में पोस्ट कर दिया जाता था। दो मेथड था। तो और उसके बाद शर्त लगाया जाता था कि ये कोई जो सब्सिडरी जो स्टेट होंगे, वे इम्प्लाई एनी यूरोपियन को अपने सर्विस में नहीं करेंगे बिना ब्रिटिश के अप्रूवल के। ये शर्त हुआ करता था। और फर्दर
कि वे निगोशिएट नहीं करेंगे किसी भी एनी अदर इंडियन पावर से, एनी अदर इंडियन रूलर से, बिना गवर्नर जनरल के कंसेंट से। तो ये बेसिकली ये मूल फैक्ट्स है, ये मूल फैक्ट्स था सब्सिडरी अलायंस का। तो इससे हुआ क्या, तो इससे सब्सिडरी अलायंस, यदि हमको आर्मी का हमको ज़रूरत अब तो पड़ेगा नहीं, तो इससे क्या हुआ, मतलब जो सब्सिडरी जो स्टेट होते थे उनको तो आर्मी का ज़रूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिश आर्मी दे रहा है उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो उनका सेल्फ डिफेंस का जो सिस्टम होता था वो उसका डिसरप्शन हो जाया करता था, सेल्फ डिफेंस अब वे नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेल्फ डिफेंस कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास आर्मी तो होती ही नहीं थी। जो भी कुछ भी आर्मी होती थी जो कि पावरफुल इंग्लिश से आर्मी से नहीं हो सकता था। सेकेंडली, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी उनको करने का अधिकार नहीं था। मतलब कि उसके बाद हुआ कि फॉरेन एक्सपर्ट को ये इम्प्लाई नहीं कर सकते थे अपने कोर्ट में। फॉरेन एक्सपर्ट को किसी भी काम के लिए इम्प्लाई नहीं कर सकते थे, और वे दूसरे स्टेट से, अपने नेबरिंग स्टेट से डिस्प्यूट सेटल नहीं कर सकते थे। तो कहने का मतलब है कि जो इंडियन सब्सिडरी स्टेट लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल वेस्टिजेज ऑफ सोवरेंटी इन द एक्सटर्नल मैटर। कम से कम, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन एक्सटर्नल आता है, सेल्फ डिफेंस भी एक्सटर्नल आता है, क्योंकि फॉरेन अटैक से होना है, फिर फॉरेन एक्सपर्ट को नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल मैटर से इनका, एक्सटर्नल मैटर में जिनका जो वेस्टिजेज होता है, जो चिन्ह होता है सोवरेंटी का, उसका लॉस हो जाया करता था सब्सिडरी अलायंस में, जो अंडर के स्टेट होते थे। उसके बाद हुआ कि जो ब्रिटिश रेसिडेंट जो उनके कोर्ट में हुआ करता था, तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटरफेरेंस उनका हुआ करता था। इस तरह से हुआ क्या कि जो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होता है, और सोवरेंटी का जो वेस्टिजेज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और मिलिट्री सिस्टम वो ख़त्म हो जाया करता था, वो ख़त्म हो जाया करता था, और उसके प्लेस पे ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन हो जाया करता था। तो इस तरह से डिके ऑफ प्रोटेक्टेड स्टेट ये हुआ। तो फर्दर ये होता था कि चूँकि ये एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में बहुत सारे एम्प्लॉई होते थे, तो चूँकि उनके आर्मी का डिसबैंडमेंट हो जाया करता था, तो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड आर्मी मैन बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हो गए, और एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए, जो कि स्टेट के लिए हाई कॉस्ट किया। जो सब्सिडरी स्टेट थे उनके लिए हाई कॉस्ट हुआ, क्योंकि वे अनएम्प्लॉयड हो गए, और फर्दर ये इकॉनमी के स्टेट को मतलब स्टेट के इकॉनमी को इम्पोवरिश कर दिए, मतलब रॉटन कर दिए, और रॉटन कर दिए यहाँ के पीपुल को रॉटन मतलब इम्पोवरिश कर दिए, गरीब कर दिए, और ये डिसमेंटमेंट ऑफ आर्मी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का जो डिसमेंटमेंट होता है उससे हुआ। तो डिफेंस और फॉरेन रिलेशन में जो होता है, डिफेंस और फॉरेन रिलेशन का समाप्त हो जाया करता था। जो लार्ज आर्मी जो होता था वो भी ख़त्म हो गया। तो इस तरह से सब्सिडरी अलायंस में एक स्टेट को अंडर कंट्रोल हो जाया करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में हो जाया करता था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, अवध,
ये सब इनके साथ सब्सिडरी अलायंस किया। और एक बात और कहना चाहेंगे कि सब्सिडरी अलायंस में ये तो इंग्लिश के समय ये तो सब्सिडरी अलायंस का बात हुआ कि दूसरी बात ये हुई कि इसमें सब्सिडी अलायंस के बदले जो इतना जो प्रोटेक्शन जो इंग्लिश दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो दी, इसके बदले में उनको पैसा देना पड़ता था। पैसा तो ये दे नहीं सकते थे क्योंकि उनका फाइनेंसेस रोटन हो जाया करता था, तो बदले में वे टेरिटरी ही दे दिया करते थे। इस तरह से इंग्लिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटोरियल एक लाभ होता था, टेरिटोरियल एग्रैंडमेंट। इस तरह से एक तो टेरिटोरियल एग्रैंडमेंट हुआ और सेकेंडली वो जो स्टेट सब्सिडी वो भी कंट्रोल में आ गया। और लास्टली ऐसा हर एक केस में करीब करीब हर एक केस में ऐसा हुआ कि लास्टली उस सब्सिडरी स्टेट को अंडर कंप्लीट कंट्रोल में ले आया गया। जैसे कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ जो हुआ, तो वो भी अपना टेरिटरी सीट किया मेंटेन करने के लिए, सब्सिडरी आर्मी को मेंटेन करने के लिए। अवध दे दिया, रोहिलखंड और जमुना और गंगा के बीच का जो टेरिटरी होता है वो दे दिया। तो इस तरह से कहने का मतलब है, तात्पर्य यह है कि सब्सिडरी अलायंस से टेरिटोरियल एग्रैंडमेंट, टेरिटोरियल बेटरमेंट ब्रिटिश के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होता था। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चूँकि डिफरेंट स्टेट में ये अपना परमानेंट आर्मी स्टेशन किए हुए था, तो इसके पास एक लार्ज आर्मी हो गया जो कि फर्दर एक्सपेंशन के लिए और फर्दर कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के लिए मदद किया ये आर्मी। तो एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन आर्मी, एट द नो कॉस्ट, मतलब जो ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, वे पूरे कंट्री को अपने आधिपत्य में ले लिए। यहीं के रेवेन्यू से सबसे पहले तो मेंटेन किए, यहीं के रेवेन्यू से सारा काम, मतलब सारा काम ये यहीं के रेवेन्यू से हुआ और यहीं के आर्मी से हुआ। तो इस तरह से आर्मी से हुआ क्योंकि नेशनलिज्म का अभाव था और फर्दर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था सभी में, तो इस तरह से मर्सनरी थे, आर्मी मर्सनरी हुआ करता था। तो अब है मैसूर, कर्नाटक, तंजौर और सूरत। तो मैसूर में तो टीपू था जो कि जिसका अलायंस फ्रांस के साथ था, और टीपू अपने लास्ट दम तक ये इंग्लिश को एक्सपेल करना चाहता था साउदर्न इंडिया से एक्सप्लेन करना चाहता था। तो जो अलायंस था, तो इसके लिए फ्रांस से अलायंस किया और अफ़गानिस्तान, अरबिया, तुर्की और में भेजा अलायंस के लिए, उसके अलायंस के लिए कि एंटी ब्रिटिश अलायंस में सम्मिलित हो, इसके लिए भेजा। तो हाफ जितना भी जो डोमिनियन होता था उसका हाफ डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटिश एंड दियर एलाई। ये सब्सिडी अलायंस के बारे में बात कर दी है। और जो सब्सिडरी अलायंस में ये जो न्यू राजा था, सॉरी, अभी मैसूर के बारे में अभी बात कर रहे थे कि टीपू अलायंस हुआ, फ्रांस से अलायंस किया और अफ़गानिस्तान, अरबिया और ब्रिटिश के अगेंस्ट में। लेकिन इसका लास्ट में ये हो जाता है, हार जाता है, टीपू हार जाता है। टीपू शुरू में तो जो है सॉरी, थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।